हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत राजनीति विज्ञान पर अध्ययन कर रहे थे और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 पर डिस्कशन कर रहे थे। अध्याय 3 है जाति, धर्म तथा लैंगिक मसले। इस अध्याय के अंतर्गत यह भाग 2 होगा। भाग 1 के अंतर्गत हम लोग कुछ टॉपिक पर डिस्कशन कर चुके हैं। इसके यानी कि भाग 1 के अंतर्गत हम लोग लैंगिक असमानता पर डिस्कशन कर चुके हैं और उसके अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं कि लैंगिक असमानता क्या होता है, लैंगिक असमानता का स्वरूप क्या होता है तथा लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तथा इसी के साथ हम लोग यह भी देख चुके हैं कि लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया गया है। आज हम लोगों को विशेष रूप से देखना है जाति तथा धर्म। जाति के रूप में हम लोगों को देखना है कि जातिवाद क्या होता है, जातिवाद क्या है तथा जाति राजनीति को कैसे प्रभावित कर रहा है। तथा उसी प्रकार से हम लोगों को देखना है कि सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता क्या है तथा सांप्रदायिकता राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। हम डिस्कशन का प्रारंभ जातिवाद क्या है इसी से प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है, इसमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक विविधता पाई जाती है। उसी प्रकार से जातिवादी विविधता भी भारत में देखने को मिलता है। भारत में जिस प्रकार के जातिवादी विविधता देखने को मिलता है उस प्रकार की जातिवादी विविधता विश्व के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि यह जातिवाद क्या है, क्योंकि हम लोगों को मुख्य रूप से जानना है कि जातिवाद क्या है तथा जातिवाद राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। तो हम लोग पहले इसी को देखते हैं कि जातिवाद क्या है। जातिवाद अपने जाति के प्रति निष्ठा व श्रेष्ठता की भावना है। इसी भावना के आधार पर एक जाति विशेष के लोग एक सामाजिक संगठन में संगठित होते हैं तथा सामाजिक विभाजन का आधार बन जाते हैं। सामाजिक विभाजन का आधार बन जाते हैं। यहाँ पर जातिवाद का अर्थ स्पष्ट है, यानी जातिवाद के अंतर्गत अपने जाति के प्रति निष्ठा व श्रेष्ठता का भाव है, या कहें कि एक जाति विशेष के लोग अपने जाति के प्रति निष्ठा व श्रेष्ठता की भावना रखते हैं और इसी भावना के आधार पर एक सामाजिक संगठन में संगठित हो जाते हैं और सामाजिक संगठन में संगठित होकर सामाजिक विभाजन का आधार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने जाति का पक्ष पोषण करते हैं, अपनी जाति के हित के लिए बात करना प्रारंभ करते हैं और इस प्रकार से एक जातीय विभाजन का या कहें कि सामाजिक विभाजन का आधार बन जाते हैं।
यह जातिवाद का आधार क्या है? जिस जातिवाद के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, उस जातिवाद का आधार जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था है। यह जाति व्यवस्था क्या है? या हम कहें कि जाति व्यवस्था से जातिवाद की तरफ आज की प्रवृत्तियां किस रूप में परिवर्तित हुई? तो जातिवाद भारत का एक परंपरागत पक्ष है। भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन वैदिक काल के दौरान वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। यह वर्ण व्यवस्था समाज को व्यवस्थित व संचालित करने के लिए स्थापित किया गया था, क्योंकि समाज के अंतर्गत जो लोग जिस प्रकार के कार्य करते थे उसी प्रकार के उनको वर्णों में रखा गया था। यह वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभक्त थी। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य तथा नंबर 4 शूद्र थे। तथा जो लोग जिस प्रकार के कार्य करते थे उनको उसी वर्ण में रखा गया था। यानी कहने का अर्थ यह है कि प्राचीन वैदिक काल के दौरान जो वर्ण व्यवस्था भारत में प्रचलित थी वह कर्म पर आधारित थी। यानी जिस प्रकार के लोग श्रम करते थे उसी प्रकार के वर्ण में उनको विभाजित किया गया था। लेकिन यही जो वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी, जो समाज को व्यवस्थित व संचालित करती थी, वही सामाजिक व्यवस्था धीरे धीरे जातिवादी व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। जातिवाद के रूप में परिवर्तित होने के बाद यह देखा गया कि जाति में ऊंच नीच की भावना आना प्रारंभ हो गया तथा इसी आधार पर ऊंच नीच की भावना के आधार पर जाति के अंतर्गत भेदभाव तथा छुआछूत की भावना देखा गया। यही नहीं, यह देखा गया कि जो निम्न वर्ण के लोग थे, जिनको निम्न वर्ण में रखा गया था, उनके साथ भेदभाव तथा छुआछूत की भावना को अपनाया गया तथा इसी आधार पर उस निम्न वर्ण के लोगों को संसाधनों से पृथक रखा गया। उन्हें शोषित तथा पीड़ित किया गया तथा इसी आधार पर उन्हें विकास करने का किसी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन भारत जब स्वाधीन हुआ, यानी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत ने आधुनिकता को अपनाया और इस आधुनिकता के अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को भारत में स्थापित किया गया। इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि भारत में राजनीतिक संस्थाओं का जो गठन होगा वह राजनीतिक संस्था में पदाधिकारियों का चयन निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। यह जो निर्वाचन प्रणाली होगी उसके अंतर्गत निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा एक व्यक्ति एक मत तथा एक मूल्य के आधार पर स्थापित होगी। यानी राजनीतिक संस्थाओं में जो पदाधिकारियों का चयन होगा वह निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होगा और यह निर्वाचन प्रणाली किस पर आधारित होगी? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा एक व्यक्ति एक मत तथा एक मूल्य पर आधारित होगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? तो हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ जानते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उस मताधिकार को कहा जाता है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को जो 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर चुके हैं उनको बिना किसी भेदभाव का, यानी जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर या लिंग के आधार पर या रंग के आधार पर या नस्ल के आधार पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया और उसके अंतर्गत सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से मताधिकार दिया गया तथा इसी प्रकार से सभी लोगों के जो मत देने का अधिकार था, सभी लोगों को एक ही मत देने का अधिकार दिया गया।
और सभी लोगों को एक मत के साथ ही सभी लोगों का मत का मूल्य समान रखा गया, चाहे किसी भी धर्म से आ रहा हो, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। प्रत्येक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार प्राप्त है तथा उसके मतों का मूल्य क्या है, समान है। जब इस प्रकार की भारत में व्यवस्था स्थापित की गई तो अचानक जो जाति व्यवस्था थी वह जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि इन जातियों के पास भारी संख्या में मत था और जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में साझेदार बनना चाहती थी, सत्ता के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करना चाहती थी, कहने का अर्थ है कि जो सत्ता प्राप्त करना चाहती थी उसे इस जाति व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी मत थे उसको प्राप्त करना आवश्यक था, तभी वह सत्ता के शिखर तक पहुंच सकते थे। कोई भी भारत की राजनीतिक पार्टी जाति व्यवस्था को उपेक्षा नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों को सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए इन जातियों के मतों की आवश्यकता थी। हम जानते हैं कि सामान्य जनता से जुड़ने के लिए कोई न कोई संपर्क माध्यम की आवश्यकता होती है और राजनीति के अंतर्गत देखा गया कि भारतीय राजनीति के अंतर्गत जाति लोगों से संपर्क सूत्र स्थापित करने में एक बेहतर माध्यम साबित हुआ, क्योंकि सामान्य जनता उसी भाषा को समझती है, या कहें कि सामान्य जनता को उसी भाषा में समझाया जा सकता है जिस भाषा को वह समझना चाहती है या जिस भाषा में वह समझ सकती है। तथा जातीय भावना, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही कुछ जातियां ऐसी रही हैं जो शोषित, पीड़ित तथा वंचित रही है तथा उन्हें संसाधनों का लाभ नहीं मिला है, या ये कहें कि उन्हें विकास करने का अवसर नहीं मिला है। जब भारत की राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी लाभ के लिए इन जाति के लोगों से संपर्क साधना प्रारंभ की तो उन्हें अपने पक्ष में करना आसान हो गया, और यही कारण है कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां जाति का राजनीतिकरण कर दी, यानी जाति को राजनीति में इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दी, जिसके कारण भारत में जातिवादी व्यवस्था धीरे धीरे अपना जड़ जमाने लगा। और आज जातिवादी व्यवस्था इस रूप से अपना जड़ जमा चुका है कि भारत की राजनीति को संपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है। तो हम देखते हैं कि भारत की राजनीति के अंतर्गत इस जाति व्यवस्था की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है, या अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस जाति व्यवस्था को अपने चुनावी लाभ के लिए किस प्रकार से प्रयोग करती है, यही जाति का राजनीति पर प्रभाव होगा और यही जातिवाद की राजनीति का प्रभाव होगा। जातिवाद की राजनीति जब प्रारंभ हुई तो देखा गया कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रारंभ होते ही सामाजिक समीकरण साधना प्रारंभ करती और सामाजिक समीकरण बनाने के लिए उन्होंने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जाति के आधार पर गणना करना प्रारंभ कर दी तथा उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति का बहुमत था उसी जाति के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाना प्रारंभ कर दी तथा यह कोशिश की कि जब चुनाव अभियान प्रारंभ हो तो चुनाव अभियान के दौरान वह जातिवादी भावनाओं को उकसा करके अपने प्रत्याशी जो किसी विशेष जाति के आ रहा है उस प्रत्याशी के पक्ष में मत देने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए, उन्हें आकर्षित किया जाए। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि न केवल जाति व्यवस्था को चुनाव में प्रयोग किया गया बल्कि चुनाव के बाद भी जो मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है तो मंत्री परिषद चाहे प्रांतीय स्तर पर मंत्री परिषद का निर्माण किया गया चाहे केंद्रीय स्तर पर मंत्री परिषद का निर्माण किया गया, इन मंत्री परिषद में भी जाति को साधने का प्रयास किया गया तथा जाति के समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व दिया गया तथा विभिन्न जातियों को जाति के आधार पर उन्हें मंत्री परिषद में मंत्री पद का आवंटन किया गया। यह भी देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि जिसको आज हम किसी विशेष जाति से संबंधित करके देखते हैं, नाम यहाँ पर लेना ठीक नहीं है, तो वे ऐसी पार्टियां हैं जो एक विशेष जाति से संबंध रखती हैं तथा उस विशेष जाति के लिए कार्य करती हैं।
यह क्या है? यह जातिवादी समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए या कहें कि चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए उस जाति विशेष के लोगों को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए एक प्रक्रिया है, या कह सकते हैं कि एक संपर्क सूत्र है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां जातिगत दबाव समूह का भी निर्माण करती हैं तथा जिस प्रकार से दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाकर अपने पक्ष में अपने हित के लिए नीतियों को बनाने के लिए सरकार को विवश करता है, ठीक उसी प्रकार से जातिगत समूह भी दबाव समूह बना करके अपने जाति विशेष के लिए कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत यह देखने को मिलता है कि कुछ जाति के लोग दबाव समूह का निर्माण किए तथा सरकार पर यह दबाव बनाए कि जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उन्हें उनको लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जाए ताकि वह भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। तो इस प्रकार से जातिवाद व्यवस्था का हमारे राजनीति में प्रयोग किया गया और राजनीति में प्रयोग करके सभी राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण बनाने का प्रयास की, जिसके चलते जातिवाद का हमारे समाज में जातिवाद का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया। इस जातिवाद के कारण पूरा भारतीय समाज जाति के आधार पर बंट गए, यानी जाति जो सामाजिक व्यवस्था का आधार था वही जातीय व्यवस्था आज सामाजिक विभाजन का कारण बन गया है। इस सामाजिक विभाजन के कारण देखा जा रहा है कि विभिन्न जातियों के बीच में विद्वेष तथा प्रतिद्वंदिता का भाव आ रहा है। आपसी जो प्रेम और विश्वास की भावना है वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, जिसके वजह से लोगों के अंतर्गत, एक जाति के लोगों के अंतर्गत दूसरे जाति से वैमनस्य या कहें कि दुश्मनी का भाव आ रहा है। निसंदेह हम कह सकते हैं कि जातिवाद की राजनीति की वजह से कुछ जातियों को विशेष रूप से लाभ हुआ। जो जातियां प्राचीन काल से शोषित थी, पीड़ित थी, वंचित थी, उन्हें संसाधनों का लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, उन जातियों को विशेष रूप से फायदा हुआ। लेकिन जातिवाद ने सभी जातियों के मन में एक डर की भावना पैदा किया है, एक अविश्वास का माहौल उत्पन्न किया है तथा इसके आधार पर जाति के अंतर्गत देखा जा रहा है कि विद्वेष तथा प्रतिद्वंदिता का भाव पनप रहा है। इस जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करना आवश्यक है। अगर इस जातिवादी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता है तो यही जातिवाद जो सामाजिक व्यवस्था का आधार था, सामाजिक विभाजन का आधार बनने के बाद वह समाज को बांटना प्रारंभ कर देगा तथा इस तरह से भारत में या कहें कि इस तरह से हमारे देश में जाति के आधार पर लोग बंट जाएंगे तथा जाति के आधार पर सांप्रदायिकता की तरह ही हिंसा तथा दंगा का स्वरूप लेना प्रारंभ कर देगा। इस तरह से अगर कहें तो जातिवाद की व्यवस्था को समाप्त करना आवश्यक है, जातिवाद की समस्या का समाधान ढूंढना आवश्यक है। तो जातिवाद की समस्या का समाधान हम किन रूपों में ढूंढ सकते हैं या कहें कि जातिवाद की व्यवस्था को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें निम्न प्रकार के सुझाव हम दे सकते हैं। यानी जातिवाद की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सुझाव भी कह सकते हैं और उपाय भी कह सकते हैं। यह प्रश्न के फॉर्मेट के ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रकार से आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यदि प्रश्न यह पूछता है कि जातिवाद की समस्या को समाधान करने के लिए क्या उपाय है, तो उपाय के रूप में दीजिएगा। यदि यह पूछा जाता है कि जातिवाद की समस्या आज भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, उसके समाधान के लिए कुछ सुझाव दीजिए, तो उसको सुझाव के रूप में दिया जा सकता है। यह जातिवाद की समस्या का समाधान हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं: शिक्षा, अंतरजातीय विवाह,
अंतरजातीय विवाह, तीसरा है सामाजिक आर्थिक न्याय, चौथा है राजनीतिज्ञों का दृष्टिकोण तथा लास्ट और पांचवा है जाति शब्द का कम से कम प्रयोग। यानी अगर सुझाव लिखना रहे तो आपको माइंड में ये 5 टॉपिक आपके माइंड में यदि सेट कर जाएगा तो जातिवाद व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाएगा यह आप लिख लेंगे। यानी इसके अंतर्गत 5 टॉपिक है: शिक्षा, अंतरजातीय विवाह, सामाजिक आर्थिक न्याय, राजनीतिज्ञों का दृष्टिकोण तथा 5वां है जाति शब्द का कम से कम प्रयोग। जातिवाद की समस्या का समाधान करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शिक्षा की उचित व्यवस्था करके हम बच्चों के मन में जो जाति से संबंधित भेदभाव की भावना है वो उस भावना को हम समाप्त कर सकते हैं। शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा लोगों के मन में जाति के संबंध में एक नए प्रकार की प्रवृत्तियों को जन्म दिया जा सकता है, एक नए प्रकार के व्यवहार को उत्पन्न किया जा सकता है, जिसके कारण जातिवाद की व्यवस्था क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। यानी शिक्षा की इस प्रकार से व्यवस्था होना चाहिए जिसके द्वारा जो बच्चे हैं, बच्चों के मन में जातिवाद तथा जाति के आधार पर भेदभाव की भावना को समाप्त किया जा सके। अगर हम अंतरजातीय विवाह की बात करें तो अंतरजातीय विवाह उस विवाह को कहा जाता है जब 2 भिन्न जाति के लोग वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो उस विवाह को अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। अंतरजातीय विवाह का लाभ यह होगा कि जो भावी पीढ़ी होगी वह भावी पीढ़ी के अंतर्गत जाति के आधार पर भेदभाव नहीं पनपेगा, क्योंकि वह भिन्न भिन्न जातियों से के माता पिता से उनका संबंध रहेगा और यही कारण है कि उनके अंतर्गत जाति से संबंधित भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। यही नहीं, अंतरजातीय विवाह के कारण 2 भिन्न जाति के परिवारों में जो आपसी प्रेम व्यवहार प्रकट होगा उसके कारण भी जातिवाद की व्यवस्था क्या हो सकती है, धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो सामाजिक आर्थिक न्याय। हम जैसा कि जानते हैं कि प्राचीन काल से ही जो वर्ण व्यवस्था थी वह जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई और जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने के बाद उसके अंतर्गत भेदभाव की भावना आया। किस रूप में आया? तो ऊंच और नीच के रूप में भेदभाव की भावना आया और इसी भेदभाव की भावना के आधार पर कुछ जातियों को शोषण का शिकार बनाया गया और उनको संसाधनों से पृथक रखा गया, जिसके चलते आज वह समाज में क्या हैं? समाज में उपेक्षित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं तथा संसाधन विहीन हैं। ऐसे संसाधन विहीन लोगों को यदि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय दे दिया जाए तो उनके अंतर्गत जो प्रतियोगिता का भाव है, जो प्रतिद्वंदिता का भाव है, जो विद्वेष का भाव है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा तथा जातिवादी व्यवस्था से भी भारत में समाप्त हो जाएगी। अगर हम चौथे कारण की तरफ बढ़ें कि राजनीतिज्ञों का दृष्टिकोण, तो सबसे बेहतर या कहें कि सबसे जो उत्तम तरीका है जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए वह राजनीतिज्ञों का दृष्टिकोण है। राजनीतिज्ञों का दृष्टिकोण इसलिए है कि राजनीतिज्ञों ने ही या कहें कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने ही अपने चुनावी लाभ को प्राप्त करने के लिए समाज को जाति के आधार पर बांट दी और इस प्रकार से जाति को राजनीतिकरण कर दिया। यही कारण है कि जब तक से राजनीतिक पार्टियां जब तक से जाति के प्रति अपना दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं करेंगी, यानी चुनावी लाभ के लिए जाति को साधना बंद नहीं करेंगी, तब तक से
जातिवाद की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। आज भारत में देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां अपने जातीय समीकरणों को बनाने के लिए जाति को साधती हैं तथा जातिवाद की राजनीति करती हैं, जिसके वजह से आज समाज बिखरा हुआ है, जाति के आधार पर बटा हुआ है। और जब तक से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जाति के संबंध में अपना दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, तब तक से जातिवाद की समस्या का भारत में समाधान नहीं किया जा सकता है। तथा लास्ट तथा अंतिम उपाय है जाति का कम से कम प्रयोग। यानी अगर बार बार किसी व्यक्ति की जाति का शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसके मन में अपने जाति के प्रति जो निष्ठा और का भाव है, जो श्रेष्ठता का भाव है, आता ही जाएगा। यदि उसको कम से कम बार प्रयोग किया जाए तो यह धीरे धीरे उसके अंतर्गत जाति से संबंधित स्मृतियां समाप्त होने लगेगी और इस तरह से भारत में जातिवादी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि जातिवाद की व्यवस्था इस रूप में भारत में जड़ें जमा चुका है कि भारत में जो राजनीतिक चुनाव हो रहा है वह राजनीतिक चुनाव जाति के इर्द गिर्द घूम रहा है। प्रत्येक जो राजनीतिक पार्टियां हैं सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाहती हैं, वह जातिवादी समीकरणों को निश्चित रूप से साधती हैं और जातिवादी समीकरणों के द्वारा ही वह सत्ता के शिखर तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। इस व्यवस्था को समाप्त करना होगा, नहीं तो भारत का समाज जो एक बहुरंगी समाज का निर्माण करता है, धीरे धीरे यह समाज आपस में बंट करके समाप्त हो जाएगा। तो यह हुआ जातिवादी व्यवस्था। इसके अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक है सांप्रदायिकता, यानी हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है या इसके अंतर्गत दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत यह पूछा जाता है कि सांप्रदायिकता का क्या अभिप्राय है, या फिर पूछ देता है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा है। मैं डिस्कशन कर लेता हूं तो इस पर डिस्कशन करूंगा कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्ष के पेपरों के दौरान। इसके अंतर्गत यह भी पूछा जाता है कि सांप्रदायिकता किसी भी राष्ट्र के लिए घातक होता है, सिद्ध कीजिए। तो इसी के दृष्टिकोण से हम लोग रख करके पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि सांप्रदायिकता क्या है या सांप्रदायिकता का क्या अभिप्राय है। तो सांप्रदायिकता का अभिप्राय है जब कोई सामाजिक समूह अपने धर्म को श्रेष्ठ तथा दूसरे सामाजिक समूह के धर्म को निकृष्ट मानना प्रारंभ कर देता है तथा अपने धर्म के मान्यताओं और मूल्यों को श्रेष्ठ मानते हुए उसे राष्ट्र का आधार बनाने का प्रयास करता है, और न केवल राष्ट्र का आधार बनाने का प्रयास करता है बल्कि उस प्रयास को उग्र रूप में अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देता है, तो उसकी इस भावना को सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है। तथा जो व्यक्ति इस प्रकार की भावना रखता है उसे हम लोग सांप्रदायिक कहते हैं। सांप्रदायिकता किसी भी राष्ट्र के लिए घातक होता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि सांप्रदायिकता अपने आप में इतना घातक होता है कि राष्ट्र के लोगों को धर्म के आधार पर बांट देता है। जब यही सांप्रदायिकता राजनीति में प्रवेश करता है तो राजनीति में प्रवेश करने के बाद सांप्रदायिकता और भी घातक हो जाती है। घातक इसलिए हो जाती है कि हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वह सत्ता के लिए संघर्ष करती हैं, और सत्ता के लिए जब संघर्ष करती हैं तो वह बहुमत प्राप्त करने के लिए अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और उसके लिए चुनाव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हथकंडों को अपनाने की कोशिश करती है। जैसे कि हम लोगों ने जातिवाद की व्यवस्था के अंतर्गत देखा कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, जातीय समीकरण को बनाती हैं और जाति को साधने के लिए, जाति को चुनाव में लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक उसी प्रकार से सांप्रदायिकता का भी प्रयोग करती हैं, लेकिन सांप्रदायिकता का प्रयोग जब राजनीति के अंतर्गत होता है तो सांप्रदायिकता अत्यंत ही घातक हो जाती है। क्यों घातक हो जाती है? क्योंकि लोगों को सांप्रदायिकता के आधार पर लामबंद किया जाता है, एकजुट किया जाता है तथा उनके
सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाकर उनको अपनी पक्ष की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत यानी सांप्रदायिकता के अंतर्गत उस धर्म के पवित्र प्रतीकों को, धर्मगुरुओं को, मान्यताओं और मूल्यों को तथा अपने ही लोगों को यानी उसी समुदाय के लोगों के मन में डर उत्पन्न किया जाता है कि यदि किसी विशेष पार्टी के पक्ष में या किसी विशेष प्रत्याशी के पक्ष में यदि मतदान नहीं करेंगे तो उससे आपका धर्म क्या हो जाएगा, संकटग्रस्त हो जाएगा। और इस प्रकार से डर उत्पन्न करके अपने पक्ष की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। देखा जाता है, अक्सर यह देखा जाता है कि लोग सामान्य रूप से अपने दैनिक जीवन में धर्म के मान्यताओं और मूल्यों के प्रति उतने उग्र भाव नहीं रखते हैं जितना कि सांप्रदायिकता की राजनीति के कारण लोगों के मन में उग्र भावना उत्पन्न हो रहा है। आज भारत में देखा जा रहा है कि सांप्रदायिकता की राजनीति के कारण लोगों की भावनाएं इतनी उग्र हो गई है, इतनी संवेदनशील हो गई हैं कि कोई भी समाज के शरारती तत्वों के द्वारा अगर छोटी सी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अफवाह भी हिंसा तथा दंगा के रूप में देखने को मिल रहा है। यह देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे संप्रदाय के लोग हैं जो अपने धर्म की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी भावनाओं को उग्र रूप से प्रदर्शित करते हैं। और यह क्या है, यह सारा का सारा जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है वह सांप्रदायिकता की राजनीति के कारण उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि सांप्रदायिकता की राजनीति के कारण लोगों के मन में अपने संप्रदाय विशेष का प्रभुत्व कायम करने की भावना उत्पन्न होती है और इसी आधार पर बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकवाद जन्म लेता है। क्योंकि बहुसंख्यक यह समझता है कि सत्ता या कहें कि शासन करने का उसी को अधिकार है और इस तरह से बहुसंख्यकवाद आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अल्पसंख्यक को सत्ता चूंकि प्राप्त नहीं होती है, सत्ता में साझेदारी नहीं प्राप्त होती है और यही कारण है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके मन में एक अलग राष्ट्र बनाने की भावना जन्म ले लेती है। और इस तरह से यह जो भावना होती है, अलग राष्ट्र बनाने की जो भावना होती है, वह अत्यंत ही घातक होता है। घातक इस रूप में होता है कि उनके मन में जो अलग राष्ट्र बनाने की जो भावना आता है वह देश को विभाजन की ओर ले जाता है और इस तरह से देखा जाता है कि हिंसा, दंगा तथा नरसंहार होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की उदाहरण हमें भारत में देखने को तब मिलता है जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ। 1947 में भारत का विभाजन हुआ तथा सांप्रदायिकता के आधार पर ही भारत का विभाजन के परिणाम स्वरूप एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और उस दौरान यानी कि 1947 के दौरान देखा गया कि भारत विभाजन के दौरान हिंसा, दंगा तथा भारी संख्या में नरसंहार देखा गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता की राजनीति क्या होती है, प्रत्येक राष्ट्र के लिए घातक होती है तथा राष्ट्र को विभाजन की ओर ले जाती है। अब प्रश्न उठता है कि भारत किस प्रकार का राज्य है? क्या भारत एक सांप्रदायिक राज्य है या कहें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो स्पष्ट रूप से हम यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कर लेते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है और इसमें विविध प्रकार की सामाजिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से धार्मिक विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है। भारत सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया कि जो सामाजिक विविधता है वह देश की बहुरंगी विविधता है और सभी संस्कृतियों को एक साथ समाहित करने का प्रयास किया। हम जानते हैं कि लोकतंत्र क्या करता है। लोकतंत्र विविध प्रकार के सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करके एक सर्वमान्य समाधान ढूंढने का प्रयास करता है और यही कारण रहा कि भारत कि संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित करने का प्रयास करता है।
विश्व के अंतर्गत बहुत से ऐसे देश हैं जो धर्म को राजकीय संरक्षण दिए हैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ईसाई धर्म को राजकीय धर्म मानता है। उसी तरह से अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जन्म ही सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था, एक विशेष संप्रदाय के आधार पर हुआ था, और यही कारण है कि पाकिस्तान मुस्लिम धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित किया है। उसी प्रकार से यदि श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका भी बौद्ध धर्म को अपना राजकीय धर्म बनाया है। लेकिन भारत सरकार का कोई राजकीय धर्म नहीं है, बल्कि भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तथा भारत का दृष्टिकोण सभी धर्मों के प्रति समान रूप से संरक्षण का है। यदि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, क्योंकि पश्चिम के देशों में यह देखा जाता है कि राष्ट्र को धर्म से पृथक कर दिया जाता है, राष्ट्र को धर्म से काटने का प्रयास किया जाता है। लेकिन भारत में इस प्रकार की स्थिति नहीं है, क्योंकि भारत में यह देखा गया है कि भारत में सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखा जाता है और इसी आधार पर सभी धर्मों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए संविधान के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किया गया है, तो इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या प्रावधान किया गया है। धर्म निरपेक्षता से संबंधित प्रावधान धर्मनिरपेक्षता से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत हम लोग पहले भारत की संविधान की उद्देशिका को देखते हैं। वस्तुतः भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया था, लेकिन इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को रखा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द को रखा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत पंथ धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसके अंतर्गत पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम बताए अभी कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वह पश्चिमी प्रतिमान से भिन्न है। यह भारतीय प्रतिमान यह है कि भारत राष्ट्र क्या करता है, सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित करता है, जबकि पश्चिमी प्रतिमान के अंतर्गत यह देखा जाता है कि राष्ट्र को धर्म से पृथक किया जाता है। यद्यपि हम जानते हैं महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राष्ट्र से पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी धर्मों के जो मान्यताएं और मूल्य होते हैं वह मानवों के लाभ के लिए होते हैं, मानवों के निर्माण के लिए होते हैं। और यही कारण है कि जो कॉमन यानी कहें कि जो सामान्य मानव से संबंधित, मानव के विकास से संबंधित जो नियम होते हैं उनको मानना आवश्यक होता है। और यही कारण है कि महात्मा गांधी यह मानकर चलते हैं कि धर्म को राष्ट्र से पृथक नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय प्रतिमान के अनुसार भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को इस्तेमाल किया गया, यानी प्रयोग किया गया, और प्रयोग करने के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित करेगा। अगर इसके अंतर्गत अन्य प्रावधानों की बात करें तो जैसे कि समता का जो अधिकार है, समता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त नहीं है। यह व्यवस्था किया गया है कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं उनके साथ क्या किया होगा, समानता का व्यवहार किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम आगे व्यवस्था की बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी लोगों को समान रूप से दिया गया है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर
कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, बल्कि सभी संप्रदाय के लोगों को समान रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। यही नहीं, सभी लोगों के मतों का मूल्य क्या होता है, एक समान होता है। यानी किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, वह जो मत देंगे उनके मत का मूल्य क्या होगा, समान होगा। भारत के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत यह भी व्यवस्था किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि अवसर की जो समानता की बात होगी, वह अवसर सभी धर्म के लोगों को, सभी लोगों को एक समान अवसर की समानता होगी, सभी लोगों को विकास करने का अवसर समान रूप से दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो भारत के संविधान के अंतर्गत व्यवस्था किया गया है वह है कि सभी धर्मों को अपने धर्म, सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने तथा धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार होगा। वह स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मान सकते हैं, उस पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तथा इसी प्रकार से यह भी व्यवस्था किया गया है कि सभी धर्म के लोग अपने धार्मिक उन्नति के लिए, अपने धार्मिक विकास के लिए, अपने धर्म की मान्यताओं और मूल्यों को प्रचार करने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। उस मामले में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी के साथ यह भी व्यवस्था किया गया है कि कोई भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के अंतर्गत किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तथा इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तथा भारत के संविधान के निर्माताओं ने यह कोशिश किया कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके अंतर्गत धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत प्रत्येक धर्म के लोगों को समान रूप से संरक्षित करने का प्रयास करती है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से जो टॉपिक था लैंगिक असमानता, जातिवाद तथा सांप्रदायिकता, हम लोग तीनों ही टॉपिक पर डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अंतर्गत जैसा कि हमने कहा कि पिछले साल कौन से इसके अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है या कितना यह लेसन इम्पोर्टेंट है, यदि इसकी बात करें तो यह जब पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे आप लोग, जैसे कि सन 2024 में जो अभी परीक्षा हुआ है, यूपी बोर्ड के द्वारा परीक्षा का आयोजन हुआ था, उसके अंतर्गत सारे कोड के प्रश्नों को उठाकर के देखेंगे तो आपको यह मिलेगा कि इस लेसन से एक या दो क्वेश्चन, यानी कभी कभी दो क्वेश्चन भी, एक शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा गया है। यानी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा और यदि संजोग बेहतर रहा तो इस लेसन से दो क्वेश्चन भी हो सकता है, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसी बात को दृष्टिकोण में रख करके इस लेसन को तैयार कीजिएगा और मैं इसी भाग के साथ इस लेसन से संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स को डाल दूंगा। थैंक यू।